क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स इन वन शॉट। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बिफोर दैट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक गिवन है, यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर आपको सारे नोट्स और अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को। ठीक है, जैसे कि हमने क्लास 11th में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ी थी, हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी करेंगे। बट चैप्टर का नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। तो चैप्टर का नाम ये क्यों दिया गया है? हड़प्पन सिविलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज को तो हम डिसिफर कर नहीं पाए हैं अभी तक भी, तो हम उस लैंग्वेज के थ्रू हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी नहीं कर पाए हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी करने में मेजर रोल प्ले करा है ब्रिक्स बीट्स और बोन्स ने। क्योंकि ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें हड़प्पन साइट्स पे एज आर्टिफैक्ट्स मिली हैं और इनकी मदद से हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी कर पाएँ। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद बिगिनिंग्स, आपका बुक का फर्स्ट टॉपिक है, उससे पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ बता देती हूँ। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ अर्ली हड़प्पन, सेकेंड इज़ मैच्योर हड़प्पन एंड थर्ड इज़ योर लेट हड़प्पन। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम मैच्योर हड़प्पन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये वो टाइम था जिस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा पीक पे थी, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। हाँ, थोड़ा बहुत ग्लिम्स हम अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन का भी देखेंगे। ठीक है, और जो मैच्योर हड़प्पन से पहले जो हमें सबूत मिले हैं सिविलाइजेशन के, उसे हमने अर्ली हड़प्पन बोल दिया, और जो मैच्योर हड़प्पन के बाद जो एविडेंसेस मिले हैं उन्हें हमने लेट हड़प्पन में कैटेगराइज किया है। ठीक है, अब बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। कुछ हमें सबूत मिले हैं मैच्योर हड़प्पन से पहले किसी सिविलाइजेशन के, और उसे हमने क्या बोला है? अर्ली हड़प्पन। ठीक है, मैच्योर हड़प्पन से ये थोड़े से अलग थे। कैसे? इसकी पोट्री अलग थी, एग्रीकल्चर के और पेस्टोरलिज्म के भी एविडेंसेस मिले हैं, और साथ ही कुछ क्राफ्ट्स के भी एविडेंसेस मिले हैं। और जो मेन की डिफरेंस है अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन के बीच में, वो क्या है कि अर्ली हड़प्पन में सेटलमेंट्स छोटी होती थी, ज़्यादा बड़े पैमाने पे लोग नहीं रहा करते थे, छोटी छोटी सेटलमेंट्स होती थी, और कोई ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग भी नहीं देखने को मिली है अर्ली हड़प्पन में। अब हम आते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ का मतलब होता है सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज़, यानी कि जीने वाली स्ट्रैटेजीज़। अब जीने के लिए क्या चाहिए? खाना पीना। ठीक है, तो वो क्या क्या खाते थे वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमें जो है सबूत मिले हैं चार्ड ग्रीन्स और सीड्स के, यानी कि जले हुए ग्रीन्स और सीड्स के, जिन्हें आर्कियोबोटैनिस्ट ने स्टडी करा है। तो पता चला है कि ये सारी चीज़ें वो कंज्यूम किया करते थे। साथ ही साथ हड्डियों के ढेर मिले हैं जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करा है, और पता चला कि ये डोमेस्टिकेट होते थे या फिर इनका मीट वो कंज्यूम किया करते थे। देखो, और इस सब से पता चला है कि हड़प्पन्स जो है बहुत ज़्यादा प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम किया करते थे। बहुत सारे प्लांट रिमेन्स मिले हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपी एसेट्रा। आपकी बुक में गिवन है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ वाले टॉपिक में। और बहुत सारी एनिमल बोन्स मिली हैं, जैसे कि कैटल, शीप, गॉट, बफेलो और पिग। इससे क्या पता चला है कि ये एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए जाते थे। साथ ही साथ कुछ वाइल्ड एनिमल्स की हड्डियाँ भी मिली है, जैसे कि डियर, बोर, घड़ियाल। इससे क्या पता चलता है कि वो इनका मीट कंज्यूम किया करते थे। पर ये नहीं पता लगा पाए हैं हम कि क्या वो मीट इन एनिमल्स को खुद हंट करके मीट ऑब्टेन किया करते थे, या फिर किसी और हंटिंग कम्युनिटी से इनका मीट ऑब्टेन किया करते थे। ठीक है, और बहुत सारे फिश और फाउल का भी हड्डियों का ढेर देखने को मिला है। फाउल बेसिकली क्या होता है? लोकल बर्ड को हम फाउल कहते हैं, जैसे कि हैन भी एक तरीके से फाउल की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, लोकल बर्ड्स को फाउल कहते हैं। अब हम आते हैं कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ के, मतलब कि हमें इतने सारे ग्रेन्स के एविडेंसेस मिले हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि ये इन्हें प्रोड्यूस किया करते थे। लेकिन कैसे प्रोड्यूस करते थे वो हम देख लेते हैं। देखो, सील के ऊपर बुल के मोटिव्स मिले हैं, साथ ही साथ टेराकोटा स्कल्पचर मिले हैं बुल के। इससे क्या पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि वो बुल को जानते थे, उन्हें पता था कि बुल क्या होता है। और इसी से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्स्ट्रापोलेट करा, थोड़ा सा और अनुमान लगा लिया है कि हो सकता है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया करते थे प्लॉइंग करने के लिए। और दूसरी चीज़, टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं किसके? प्लॉ के चौलिस्तान और बनावली वाली साइट्स पे। ठीक है, जो टूल होता है प्लॉइंग करने के लिए, उसे प्लॉ बोला जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक प्लोड फील्ड का एविडेंस मिला है जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, कालीबंगन में। ठीक है,
अब हम पढ़ने वाले हैं मोहनजोदारो के बारे में। तो मोहनजोदारो का बहुत मेजर रोल है हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी करने में। तो मोहनजोदारो एक बहुत अच्छी से प्लान किया गया शहर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। मोहनजोदारो को हम माउंट ऑफ डेड्स भी कहते हैं, माउंट ऑफ डेड्स। ये आपकी बुक में गिवन नहीं है बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है, समझ सकते हैं। अब मोहनजोदारो जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सिटाडेल और लोअर टाउन, ठीक है। सिटाडेल थोड़ा सा छोटा था लेकिन ऊंचाई पे था, और लोअर टाउन बहुत बड़ा था और थोड़ी सी नीची हाइट पे था, ठीक है। अब सिटाडेल वॉल था, इसके चारों तरफ वॉल बनाई गई थी, साथ ही साथ लोअर टाउन भी वॉल था। सिटाडेल ऊंचा क्यों था? क्योंकि ये मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, और लोअर टाउन की भी कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनी हुई थी। लोअर टाउन इतना ऊंचा नहीं था। अब हमें कैसे पता चला कि ये प्लान तरीके से बनाया गया है? तो पहली चीज़ है ब्रिक्स। जो ब्रिक्स यूज़ की गई है वो स्टैंडर्डाइज्ड रेशो की है, मतलब सेम रेशो की है। क्या रेशो है? लेंथ इज़ 4 टाइम्स ऑफ द हाइट एंड ब्रेथ इज़ ट्वाइस ऑफ द हाइट। इस रेशो से जो है सारी ईंट, चाहे वो सनड्राइड हो चाहे बेक्ड हो, वो इसी सेम रेशो से बनाई गई थी, ठीक है। पूरे सिविलाइजेशन के अंदर सेम रेशो था ब्रिक्स का। सेकेंड चीज़ है ड्रेन्स। हमें पता चला है कि ड्रेन्स की मदद से कि बहुत प्लान था ये सेंटर, ये अर्बन सेंटर बहुत प्लान था। कैसे? देखो, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो भी इसी की कंटेम्प्रेरी है। कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब है? इसी टाइम पीरियड में थी। लेकिन क्या हमने उसमें ड्रेन्स पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा प्लान्ड नहीं थी। अब ड्रेन से भी पता चलता है कि कितनी प्लान्ड सिविलाइजेशन थी और कितना प्लान्ड ये शहर था बेसिकली मोहनजोदारो, ठीक है। हड़प्पन सिटीज़ का बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है बहुत केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। पहले रोड्स और स्ट्रीट को ग्रिड पैटर्न में ले किया जाता था, ये होता है ग्रिड पैटर्न, ठीक है, जो कि राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करते थे, और जो बाकी स्पेस बच जाता था वहाँ पर फिर घर बनाए जाते थे। अब ग्रिड पैटर्न में तो तभी हो सकता है ये सब कुछ, पहले स्ट्रीट्स और ये बनाए जाए उसके बाद घर हो, ठीक है। तो पता चला कितना प्लान था ये देखो, ये आप ड्रेन्स देख सकते हो। क्या आप कह सकते हो कि ये कितने सेंचुरीज पुराने ड्रेन्स हैं? कह सकता है कोई? नहीं। सो देखो कितना परफेक्टली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था इनका। अब हम बात करेंगे सिटाडेल की, ठीक है। तो सिटाडेल छोटा हिस्सा था और ऊंचाई पे था। तो आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं कि सिटाडेल जो है वो स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। कुछ ऐसी स्पेशल बिल्डिंग्स मिली है जैसे कि ग्रेट बाथ और वेयर हाउस, ये 2 तरीके की बिल्डिंग देखने को मिली है सिटाडेल के अंदर, ठीक है। अब ग्रेट बाथ क्या होता था? बेसिकली एक बहुत बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक होता था जो कोर्टयार्ड में होता था। उसके चारों साइड पे कॉरिडोर होते हैं, जिसमें से 3 साइड पे बहुत बड़े रूम्स होते हैं कॉरिडोर में, ठीक है। और एक रूम के अंदर होता है बहुत बड़ा सा कुआं, और वो जो टैंक है उसका पानी फ्लो करता है एक बहुत बड़ी से ड्रेन के थ्रू, ठीक है। तो ये आप इमेज देख सकते हैं, ये है सिटाडेल। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची हाइट पे है, और ये आपकी बुक में दी गई है। ये इमेज पेज नंबर 5 पे दी गई है सिटाडेल, और साथ ही साथ वो लोअर टाउन की इमेजेस आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के ऊपर। अब देखो, जो लोअर टाउन था मोहनजोदारो का, उसको जब स्टडी किया गया तो पता चला कि यहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, यानी कि यहाँ पर ऑर्डिनरी लोग रहा करते थे। कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए ये नहीं होती थी। वहाँ के घर कैसे होते थे? सेंटर में होता था घरों में कोर्टयार्ड, और उसके आसपास कमरे होते थे, ठीक है। और ये भी देखा गया है कि उन घरों के अंदर प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता था। कैसे? जो ग्राउंड फ्लोर पे जो दीवार होती थी उस पर कोई विंडोज़ नहीं होती थी। साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया गया है कि जो मेन एंट्रेंस है उससे घर का इंटीरियर ना दिखे, घर का एंटायर व्यू ना दिखे, इसका भी ध्यान दिया गया है, ठीक है। और कुछ हाउसेस के अंदर स्टेयर केसेस के रिमेन्स भी मिले हैं, जिससे क्या पता चलता है कि हो सकता है ये स्टेयर केस रूफ पे जाने के लिए, सेकंड स्टोरी में जाने के लिए होते होंगे। अब हम देखते हैं सोशल डिफरेंसेस। अब आर्कियोलॉजिस्ट उनके सोशल डिफरेंसेस को कैसे स्टडी करते होंगे कि भाई सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस थे। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, बरियल्स और लग्जरीज, ठीक है। बरियल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सामान मिला है, कुछ लग्जीरियस मटेरियल मिला है, तो इससे क्या पता चल जाता है कि हाँ भाई सोसाइटी के अंदर डिफरेंस था। रिच को अलग चीज़ों के साथ बरी किया जाता था, या फिर कुछ डिफरेंसेस थे। साथ ही साथ जिन घरों के अंदर लग्जरीज मिली है, बहुत महंगा वेल्दी मटेरियल मिला है, तो क्या पता चलता है हमें इस चीज़ से कि भाई डिफरेंसेस थे। ये पर्टिकुलर घर जो है किसी रिच फैमिली का था, ठीक है। अब बरियल्स को स्टडी करेंगे हम। जो हड़प्पन साइट पे बरियल्स मिले हैं ना, उसमें हमें पता चला है कि डेड बॉडी को पिट्स के अंदर जो है ले डाउन किया जाता था, और जो है कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिले हैं बरियल पिट में। बरियल पिट कैसे बन रहा है, कहीं कहीं उसमें भी वेरिएशंस हैं। कुछ ग्रेव्स के अंदर पॉटरी और ऑर्नामेंट्स मिले हैं। तो देखो आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, पॉटरी मिली है और साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स मिले हैं। इससे क्या पता चला है कि हड़प्पन्स जो है वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, ठीक है।
ज्वेलरी मिली है मेन और एज वेल एज वुमेन, दोनों के ही बरियल्स में ज्वेलरी मिली है। इसका क्या मतलब है, मेन भी ज्वेलरी वियर किया करते थे। अब हम देखेंगे सेकंड सोर्स जो है लग्जरीज। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो दो तरीके से इन चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं, आर्टिफैक्ट्स को, यूटिलिटेरियन और लग्जरीज। ठीक है, यूटिलिटेरियन क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि ईजिली अवेलेबल मटेरियल से बनते हैं, ऑर्डिनरी मटेरियल से, जैसे कि स्टोन और क्ले से जो सामान बनता है, नॉर्मल सामान, उसको बोला जाता है यूटिलिटेरियन। और लग्जरीज क्या होती हैं, जो सामान बेसिकली महंगी चीज़ों से बनता है, रेयर होता है, उसको बोला जाता है लग्जरीज। ठीक है, नॉन लोकल मटेरियल से बनता है, ठीक है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड मेथड और टेक्नोलॉजी से बनता है, उसे लग्जरीज कहा जाता है। तो लग्जरीज मिली है किसी घर में, जैसे कि फेयन स्पोर्ट्स, ठीक है, ऐसी चीज़ें मिली हैं। तो क्या पता चलता है कि सोशल डिफरेंसेस था, इस घर में रिच लोग रहा करते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्राफ्ट प्रोडक्शन को कैसे स्टडी किया है, तो देखो चनोदरो जैसी एक टाइनी सेटलमेंट जो है वो कम्प्लीटली क्राफ्ट प्रोडक्शन में एंगेज थी। ठीक है, जैसे कि बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ऐसे काम वहाँ पर किए जाते थे। ठीक है, और बीड्स को बनाने के लिए भी अलग अलग तरीके का मटेरियल यूज़ किया जाता था। ठीक है, और बीड्स को बनाने के लिए टेक्निक्स भी अलग होती थी, जैसे कि ग्लास की बीड्स बना रहे तो अलग टेक्निक होगी, क्ले की बीड्स होंगी तो अलग टेक्नोलॉजी होगी, अलग टेक्निक होगी। ठीक है, ये बेसिकली टेक्निक है कैसे बनाते थे वो। और साथ ही साथ चनोदरो पे कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिली हैं, और लोथल और धोलावीरा में भी ड्रिल्स मिली है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर कुछ काम होता था बीड्स से रिलेटेड। ठीक है, ड्रिल्स बीड्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो इससे क्या पता चला कि चनोदरो जो है वो बीड्स मेकिंग की एक सेंटर है। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो दो तरीके से पता लगाते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन का। पहला तो वो देखते हैं सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, एंड सेकेंडली वो देखते हैं मटीरियल्स को। देखो, सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करा है टूल्स और रॉ मटेरियल की हेल्प से। देखो, वेस्ट एक सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है क्राफ्ट वर्क का। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल बच जाता है, उसको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ट्रेसेस मिले हैं कि छोटे छोटे वेस्ट के या फिर सामान के ट्रेसेस मिले हैं, जिससे पता चला है कि ये सेंटर्स जो है स्पेशलाइज्ड थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में। ठीक है, जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए ये सेंटर्स जो हैं वो क्राफ्ट प्रोड्यूस किया करते थे। जैसे कि चनोदरो में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था और उसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था मोहनजोदारो, हड़प्पा जैसी सिटीज़ में। अब स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, अब वो मटेरियल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे, तो या तो वो मटेरियल वहीं पर मिल जाता था या फिर वो उन्हें सब कॉन्टिनेंट से जो है दूसरे इलाकों से ट्रेड करवाते थे। हड़प्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेज बहुत अलग अलग तरीके से वो मटेरियल ऑब्टेन करते थे। टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट सजेस्ट दैट देयर वाज वन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। देखो, टेराकोटा के छोटे छोटे मॉडल्स मिले हैं बुलक कार्ट्स के, जिससे क्या पता चलता है कि बुलक कार्ट्स के बारे में वो जानते थे और शायद से वो बुलक कार्ट्स का ही इस्तेमाल क्या करते थे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लैंड रूट्स पे। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी क्या थी उनकी, एक्सपेडिशन। वो लोगों को एक्सपेडिशन पे भेजते थे कि जैसे कि हमने देखा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एनमार्कर किंग ने भेजा था ना एक्सपेडिशन लैपिस लजुली स्टोन के लिए, वैसे ही यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी लोगों को एक्सपेडिशंस पे भेजा जाता था, ताकि वो कम्युनिकेशन जो है लोकल कम्युनिटीज़ के साथ दूसरे इलाके में जाएँ, उन लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कम्युनिकेशन करें और वहाँ से सामान को अपने इलाके में इम्पोर्ट करवाएं। ठीक है, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये बेसिकली हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब हमें ये भी देखने को मिला है कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसका दूसरे इलाकों के साथ भी कनेक्शन था। आर्कियोलॉजिक फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली बोट फ्रॉम ओमान। तो आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंसेस मिले हैं, इससे क्या पता चला है कि कॉपर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन ओमान से लेके आती थी। ठीक है, ऑन दी साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, जो कि साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला पे लोकेटेड है ओमान कंट्री, वहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है कॉपर खरीदा करती थी। मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू 3rd मिलेनियम बीसी, मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी थी। तो उनके टेक्स्ट की मदद से हमें पता चला है कि जो वहाँ पर जो कॉपर आता था वो मगन से आता था। मगन का क्या मतलब है, ओमान। तो इससे क्या पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी शायद से ओमान से ही, यानी कि मगन से ही ट्रांसपोर्ट क्या करती थी, कॉपर को।
Other archaeologists find include Harappan seals, weights, dice, beads which suggest contacts with regions named दिलमुन। बहरीन को दिलमुन कहा जाता था, तो वहाँ पर हरप्पन चीज़ें मिली हैं, जैसे कि हरप्पन सील्स, वेट्स, डाइस, बीड्स। इससे क्या पता चलता है कि वो उनके साथ भी ट्रेड किया करते थे। मगन में भी मिले। माना जाता है मेलुहा जो है हरप्पन रीजन को ही कहा जाता है, ठीक है। मगन, मेसोपोटामिया, देन दिलमुन, इनके साथ जो है मेलुहा ट्रेड करता था। मेलुहा कौन था? हरप्पन रीजन। सील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। अब हम इनकी सील, स्क्रिप्ट और वेट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सील्स एंड सीलिंग्स। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हरप्पन की सील्स, ठीक है। तो सील्स और सीलिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। अब जो सीलिंग्स हैं वो क्या करती थी, वो जो सेंडर है, जो भेज रहा है सामान को, उसकी आइडेंटिटी को कन्वे करती थी। अब हम उनकी स्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे। हरप्पन सील्स यूजुअली हैव लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम। अब हमने देखा कि हरप्पन जो सील्स है उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो प्रोबेबली ये हमने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि अभी तक तो हम डेसिफाई नहीं कर पाए इनकी लैंग्वेजेस को, तो हमने अंदाज़ा लगाया शायद से ये नेम और टाइटल होगा ओनर का, ठीक है। स्कॉलर्स हैव ऑल्सो सजेस्टेड दैट मोटिव कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। और मोटिव भी बनाया जाता था सील्स के ऊपर। इससे हमें क्या पता चलता है कि शायद से मोटिव इसलिए बनाया जाता होगा ताकि जो पढ़ नहीं पाते वो उसको देख के समझ जाए कि ये किस पर्पज़ के लिए है। अब इनकी इंस्क्रिप्शन ज़्यादातर शॉर्ट होती है। एक सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन मिली है जिसमें लगभग 26 साइंस देखने को मिले हैं। ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू डेट। अभी तक इनकी स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल एज इट हैज़ टू मैनी साइंस। अब इनकी स्क्रिप्ट जो थी वो अल्फ़ाबेटिकल तो नहीं थी, उसके अंदर सिर्फ साइंस थे। लगभग 375 से 400 साइंस थे इनकी स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। और हमें ये भी पता चला है कि इनकी स्क्रिप्ट को राइट से लेफ़्ट लिखा जाता था, मतलब यहाँ से राइट से लेफ़्ट, इस डायरेक्शन में वो लिखा करते थे। थर्ड इज़ वेट्स। अब देखो वेट्स क्या होते हैं बेसिकली, आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही होगी। एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स। जब वो एक्सचेंज करते थे तो उन्हें एक प्रिसाइज सिस्टम, एक यूनिफॉर्म सिस्टम चाहिए होता था वेट्स का, ठीक है। जो वेट्स थे वो एक स्पेशल स्टोन से बनते थे जिसे चर्ट बोला जाता था, ठीक है। और उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी। द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वॉज बाइनरी। जो छोटे छोटे वेट्स थे वो बाइनरी में बनाए जाते थे, बाइनरी सिस्टम में। और जो बड़े डिनोमिनेशन के, बड़े साइज़ के वेट्स थे वो डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनाए जाते थे। मेटल स्केल पैन्स भी मिले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। There is evidence that by approximate 1800 BC, most of the mature Harappan site in the region, such as Cholistan, had been abandoned. तो एविडेंस मिला है कि लगभग 1800 BC के आसपास जो मेच्योर हरप्पन साइट्स हैं वो अबेंडन, खाली हो गई थी, जैसे कि चोलिस्तान में ये खाली कर दी गई थी। साइमल्टेनियसली देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू, और देखने को मिला ये साइट्स अबेंडन हो गई और पॉपुलेशन दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गई, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन इलाकों में वो शिफ्ट हो गई, ठीक है। बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मिली है कि हरप्पन सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन होगी। हो सकता है कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से उनका अंत हुआ, वो सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई हो। डिफोरेस्टेशन भी एक कारण हो सकता है, बहुत सारी फ्लड आती हों क्या पता, या फिर उन्होंने एकदम से शिफ्ट कर लिया हो, नदियाँ जो है वो सूख गई हों और उन्होंने दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर लिया हो। तो बहुत सारे जो है एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं सिविलाइजेशन की एंड के लिए, लेकिन कोई भी श्योर सबूत नहीं मिला है, ठीक है। अब हम जानते हैं एंशिएंट अथॉरिटी, कितनी ज़्यादा बढ़िया ये सिविलाइजेशन थी, सब कुछ कितना प्लान था, कितना यूनिफॉर्म था। तो कौन था अथॉरिटी, किसके हाथ में थी ये पूरी सिविलाइजेशन, किसके हाथ में सारी पावर थी, वो हम देखते हैं। There are indications of complex decision being taken and implemented in Harappan society. अब कुछ इंडिकेशंस, कुछ अनुमान लगाए गए हैं कि ये इतने मुश्किल डिसीजन, इतने कठोर डिसीजन कौन लेता होगा हरप्पन सोसाइटी में। पैलेसेस एंड किंग्स, तो पहला अंदाज़ा है किंग्स के बारे में, ठीक है। तो एक मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग मिली है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पैलेस बताया है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला है जिससे वो श्योरली कह सके कि हाँ ये पैलेस ही था। अ स्टोन स्टैचू वॉज लेबल्ड एंड कॉन्टीन्यूज टू बी नोन एज प्रीस्ट किंग। तो वहाँ पर एक स्टोन स्टैचू भी देखने को मिला है जिसको जनरली प्रीस्ट किंग का दर्जा दिया गया है, लेकिन किसी को श्योरिटी नहीं है कि वो असल में है क्या। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अपना ओपिनियन देते हैं कि हो सकता है हरप्पन सोसाइटी में कोई रूलर हो ही ना, whereas other archaeologists feel that there was no single, और दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं हो सकता है अलग अलग राजा होंगे, मतलब जैसे कि मोहनजोदारो के लिए अलग, हरप्पा के लिए अलग, ठीक है। और कुछ मानते हैं कि एक ही राजा था, कुछ मानते हैं कि कोई राजा नहीं था, कोई मानता है कि बहुत सारे राजा थे और कोई मानते हैं कि एक राजा था, ठीक है। अब हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला, ठीक है।
तो डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन, व्हेन हरप्पन सिटीज़ फेल इनटू रूइन पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट अबाउट इट। धीरे धीरे जब सिटीज़ जो थी हरप्पन सिटीज़ वो खत्म होती चली गई, लोग उनके बारे में भूलते चले गए। अब हम जानेंगे कनिंघम के बारे में। तो ये कौन थे? ये फर्स्ट जनरल डायरेक्टर जनरल थे ASI के, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, कनिंघम यूज द अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु हैड विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन द 4th and 17th सेंचुरीज टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स। तो देखो, कनिंघम क्या थे? वो एक डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, उन्होंने चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के टेक्स्ट को पढ़ा जो कि इंडिया के अंदर 4th और 17th सेंचुरी के बीच में आए थे। ठीक है, अ साइट लाइक हरप्पा विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ इटर्नरी ऑफ चाइनीज पिलग्रिम्स एंड वॉज नॉट नोन। अब देखो, अब उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी कि इससे पहले भी जब चाइनीज़ बुद्धिस्ट आए उससे पहले भी इंडियन सिविलाइजेशन थी, इंडिया में कोई सिविलाइजेशन थी, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, उनको एक सील दी गई, एक इंग्लिशमैन ने उन्हें सील दी, लेकिन उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इससे पहले भी कोई सिविलाइजेशन हो सकती है। 1st सेंचुरी से पहले इंडिया में कुछ होगा, ऐसा उनका मानना था, मतलब उनको पता ही नहीं था। ठीक है, अब अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन 1924 में जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल थे ASI के, कनिंघम फर्स्ट थे लेकिन ये फर्स्ट नहीं थे, जॉन मार्शल। 1924 में जॉन मार्शल ने क्या करा? इन्होंने अनाउंस कर दिया कि इन्हें एक नई सिविलाइजेशन मिली है इंडस वैली में। ठीक है, इट वॉज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। उस टाइम पे दुनिया ने एक नई सिविलाइजेशन को ही नहीं जाना, बल्कि उन्होंने एक मेसोपोटामियन की कंटेम्प्रेरी को भी जाना। हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामियन की कंटेम्प्रेरी थी हरप्पन सिविलाइजेशन, यानी कि सेम टाइम पीरियड से ये दोनों सिविलाइजेशन बिलोंग करती थी और इनके बीच में कनेक्शन भी था। मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स। अब मार्शल ने एक गलती कर दी, क्या करा? वो एक्सकवेशन एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे कर रहे थे, मतलब पहले यहाँ से खोद लिया, ठीक है, उसके बाद अगली, मतलब वो एक लेयर के लेयर नहीं हटा रहे थे, यहाँ से खोद लिया फिर यहाँ से थोड़ा सा, मतलब पूरी लेयर को उन्हें एक बार में एक्सकवेट करना चाहिए था ना, तो ऐसा उन्होंने नहीं करा, ये उनकी गलती थी। मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट इग्नोरिंग द, उन्होंने स्ट्रैटिग्राफी के अकॉर्डिंगली साइट को एक्सकवेट नहीं करा, मतलब कि पहले एक लेयर को वो एक्सकवेट करते, वो एक पर्टिकुलर टाइम से बिलोंग करती, फिर दूसरी को, ऐसे नहीं करा उन्होंने। स्ट्रैटिग्राफी बोलते हैं इसको कि ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, अलग अलग टाइम पीरियड्स की लेयर, इनको स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। तो उन्होंने इसे इग्नोर करा और ऐसे ही एक्सकवेशन कर दी। ठीक है, दिस मीन दैट ऑल द आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर ग्रुप्ड टुगेदर। इसका क्या मतलब है कि देखो, अलग अलग लेयर से उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिले थे, तो उन्होंने अलग तो उन्हें डिस्टिंग्विश करा नहीं कि भाई ये इस लेयर का है, ये इस लेयर का है, उन्होंने सारे आर्टिफैक्ट्स, चाहे वो इस लेयर में मिले हो, चाहे इसमें, चाहे नीचे वाले में, उन सभी को इकट्ठा रख दिया और उनको ग्रुपिंग कर दी उनकी। और अब क्या इनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता था? सारी चीज़ें मिक्स हो गई, इससे कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था, तो ये उनकी गलती थी। किसकी? जॉन मार्शल की। अब देखो, अब नई टेक्निक्स आई और नई क्वेश्चंस आए। 1980s में क्या हुआ? देयर हैज़ ऑल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हरप्पन आर्कियोलॉजीज। इंटरनेशनल इंटरेस्ट बढ़ रहा था हरप्पन आर्कियोलॉजी में। ठीक है, स्पेशलिस्ट फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग इन बोथ हरप्पा एंड मोहनजोदारो। तो बहुत सारे स्पेशलिस्ट आए दूर दूर से भी, और इंडिया के भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट ने मिलकर काम करा हरप्पा और मोहनजोदारो में। ठीक है, There are using modern scientific techniques including surface exploration to recover traces of clay। नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया ताकि जो है ट्रेसेस ऑफ क्ले को, स्टोन को, मेटल, इन सारी चीज़ों को रिकवर किया जा सके। एनिमल रिमेन्स, प्लांट रिमेन्स, इनको स्टडी किया जा सके, एनालाइज करा जा सके हर एक पॉइंट से। These explorations promise to yield interesting results in the future। और अगर इन टेक्निक्स को यूज़ किया गया तो इससे बेटर रिजल्ट मिले थे। ठीक है, और फ्यूचर जो आने वाला था उसमें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिलने वाले थे। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर। अब देखो, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब वो पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। इट इज़ नॉट द हरप्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन। अब हरप्पन स्क्रिप्ट का कोई रोल नहीं था उस सिविलाइजेशन को जानने के लिए, क्योंकि वो अभी तक अनडेसिफर्ड है। रेदर इट इज़ द मटीरियल एविडेंस दैट अलाउज आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकन्स्ट्रक्ट हरप्पन लाइफ। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने मटीरियल एविडेंसेस का यूज़ किया है हरप्पन सिविलाइजेशन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, दिस मटीरियल कुड बी, इस मटीरियल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि पोट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मिली हैं, इनकी मदद से हम हरप्पन लाइफ को स्टडी कर पाए हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि क्लोथ, लेदर, वुड, रीड, ये डिकम्पोज हो गए, ख़त्म हो गए टाइम के साथ साथ। ठीक है, वर्ड सर्वाइव आर, जो जो चीज़ें बची हैं वो क्या है? स्टोन, बर्न्ड क्ले, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं, मेटल, सिर्फ ये चीज़ें मिली हैं। इसी के थ्रू हमने अंदाज़ा लगाया है, इंटरप्रेट किया है पास्ट को। लैंग्वेज उनकी अभी तक अनडेसिफर्ड है। ये जो दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल से जो सामान बनता है वो सारा अभी तक डिकम्पोज हो चुका है, गायब हो चुका है। सिर्फ जो चीज़ें बची है वो क्या है? बहुत वी कैन से स्पेसिफिक चीज़ें ही बच पाई।
जिनसे हम स्टडी कर पाए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को। अब दो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्लासिफाइंग फाइंड्स और प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या है ये प्रॉब्लम्स कि भाई जो फाइंड्स जो चीज़ उन्हें मिल रही है उन्हें वो किस आधार पर क्लासीफाई करें, और दूसरी अगर उन्होंने क्लासीफाई भी कर दिया तो अंदाज़ा कैसे लगाए। तो ये दो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासीफाइंग फाइंड्स। वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। तो क्लासीफाई बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो पहला तरीका है कि सिंपल मटेरियल के तौर पर उन चीज़ों को क्लासीफाई कर दो कि स्टोन की चीज़ें हैं उन्हें अलग रख दो, क्ले की चीज़ें उन्हें अलग रख दो, मेटल की चीज़ें हैं अलग रख दो, बोन्स है उन्हें अलग कर दो, इवोरी है उन्हें अलग कर दो, एसेट्रा एसेट्रा। दूसरा तरीका है फंक्शन के तौर पर चीज़ों को क्लासीफाई करना। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टांस एन आर्टिफैक्ट इज अ टूल और ऑर्नामेंट और बोथ। आर्कियोलॉजिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये जो आर्टिफैक्ट मिला है क्या ये एक टूल है या क्या ये ऑर्नामेंट है या फिर ये दोनों चीज़ें हो सकता है। ठीक है, या फिर ये कोई एक ऐसी चीज़ है जो रिचुअल यूज़ के लिए होती होगी। तो मतलब उन्हें दिक्कत आती थी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्लासीफाई करने में, इन चीज़ों को। ठीक है, कई बार क्या होता था, आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक अ रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस। कई बार उन्हें इनडायरेक्ट एविडेंसेस को दोबारा से देखना पड़ता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन, ट्रेसेस मिले हैं कि कॉटन यूज़ होता था हड़प्पन साइट्स पे। टू फाइंड आउट अबाउट क्लोथिंग वी हैव टू डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस इंक्लूडिंग डिपिक्शन इन स्कल्पचर। तो क्लोथ का कोई हमारे पास सबूत तो है नहीं, तो हमें इनडायरेक्टली डिपेंड होना पड़ेगा दूसरी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि स्कल्पचर के ऊपर। स्कल्पचर के ऊपर जो क्लोथिंग का स्टाइल है उसको देख के हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंसेस के ऊपर उन्हें डिपेंड होना पड़ता था चीज़ों के लिए। ठीक है, अब सेकंड है प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब उन्होंने चीज़ें तो क्लासीफाई कर ली, पर ये किस काम के लिए यूज़ होती थी, सोचने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। early archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have been a religious significance। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, देखो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका वो पता नहीं लगा पाते थे, कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें थी या फिर ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में उन्हें नहीं पता था। तो वो क्या करते थे, वो उन्हें रिलीजियस सिग्निफिकेंस दे देते थे कि हो सकता है ये रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होता होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आप देख पा रहे हो, ये एक स्कल्पचर है, तो इसके बारे में उन्हें कुछ खास नहीं पता था, तो उन्होंने सिंपली कह दिया कि ये हो सकता है ये कोई गॉडेस होगी उनके टाइम की। ठीक है, अटेम्प्ट्स हैव ऑल्सो बीन मेड टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीव्स। बहुत सारी कोशिश भी करी गई है उनके रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को जानने की, सील्स के थ्रू या फिर दूसरे रिचुअल एविडेंसेस के थ्रू वी कैन से। अदर्स विद प्लांट मोटिव्स आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनके ऊपर प्लांट के मोटिव्स है, जैसे सील्स के ऊपर, तो उसे अंदाज़ा लगाया गया है कि हो सकता है वो नेचर की वर्शिप किया करते थे। सेवरल रिकन्स्ट्रक्शंस रिमेन स्पेकुलेटिव एट प्रेजेंट। अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें हम रिकन्स्ट्रक्ट नहीं कर पाए हैं, उनको बस हमने ऐसे ही कुछ भी अंदाज़ा लगा लिया है। ठीक है, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये लास्ट में दिया गया है, ये प्रॉब्लम ऑफ दैट इंटरप्रिटेशन में ही दिया गया है। देखो प्रोटो शिवा, आपको ये दिख रहा है, इसको प्रोटो शिवा कहा जाता है। ठीक है, द मेजर डीटीज ऑफ हिंदुइज्म। शिवा जो थे वो हिंदुइज्म में बहुत बड़े डीटी माने जाते हैं। कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगाज। देखो शिवलिंग होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, उन्हें लिंगास बोला जाता है। मेनी रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ हड़प्पन विलेजेस आर मेड ऑन द assumptions that later traditions provide parallels with earlier ones. The earliest religious text, the Rig Veda, mentions a god named Rudra Shiva, neither Pashupati nor Yogi. It possibly shaman who claims a magical healing power who communicate with each other in the world. देखो क्या दिया गया है, एक बार मैं आपको इसका क्रक्स बता देती हूँ। तो देखो ये जो सील आपको दिख रही है ये मिली है, इसके आसपास क्या है, एनिमल्स। तो इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये हो सकता है ये पशुपति है, शिवा से इसे कनेक्ट करा है। ठीक है, जो पहले ऋग्वेदा थी, ऋग्वेदा एक रिलीजियस टेक्स्ट है, ऋग्वेदा उसमें एक गॉड मेंशन है जिन्हें रुद्रा कहा जाता है, जिन्हें हम शिवा भी मानते हैं। उन्हें पशुपति या योगी नहीं कहा गया है ऋग्वेदा के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो हड़प्पन सील है इसके थ्रू इन्हें पशुपति दिखाया गया है। ठीक है, बस ऐसे ही कुछ ना कुछ हम ऐसे अंदाज़ा लगा रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि हो सकता है कि ये शिवा थे या फिर ये योगी थे, ये योगिक पोस्चर में बैठे हैं, योगिक पोस्चर में बैठे हैं। तो बस ऐसे ही अंदाज़ा लगा लिया है कि हो सकता है ये शिवा होंगे। और कुछ फनी कोनिकल स्टोन मिले हैं जिन्हें हम लिंगास कहते हैं। ठीक है, बस ऐसे ही कुछ कुछ रिकंस्ट्रक्शन कर दी गई है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि कई बार जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत प्रॉब्लम फेस करी है चीज़ों को इंटरप्रेट करने में। ठीक है, और क्लासीफाइंग में भी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक गिवन है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर नोट्स एंड अदर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।